2019 से 2024 के बीच सिर्फ 5 साल में वेस्ट बंगाल से 2227 कंपनीज ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट कर लिया और इनमें से 39 लिस्टेड कंपनीज थी। और ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि कैसे कंपनीज वेस्ट बंगाल से बाहर जा रही हैं, ये वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए और वेस्ट बंगाल की ग्रोथ के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बता रहा है कि कैसे वेस्ट बंगाल अभी सफर कर रहा है। और ये डेटा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के राज्यसभा एमपी शमिक भट्टाचार्य के सवाल के जवाब में दिया गया था। तो आखिर वेस्ट बंगाल जो एक समय पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था, उसकी हालत ऐसे कैसी हो गई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिनका नाम हिंदू है, लेकिन काम मैक्सिमम एंटी हिंदू ही होता है। और ममता बनर्जी के टेन्योर में पिछले कुछ सालों में वेस्ट बंगाल के हालात बद से बदतर हो गए हैं। शरिया कोड से लेकर हिंदू किलिंग्स तक, इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने से लेकर उनके वोटर आईडी को बनवाने तक। 1960 में वेस्ट बंगाल का जीडीपी पर कैपिटा इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा था। 1947 में ये स्टेट इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 24% हिस्सा रखता था, लेकिन 2021 तक ये फिगर घटकर 4% से भी कम हो गया है। और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी चिंताजनक है। 2016 से 2023 के बीच वेस्ट बंगाल ने 3 मिलियन से ज्यादा नौकरियां खो दी। तो वेस्ट बंगाल से आखिर इतनी सारी कंपनीज भाग क्यों रही हैं? इसका सबसे पहला रीजन है लोकल गवर्नमेंट की परेशानियां। कंपनीज को अपना काम करने में लोकल सरकार से दिक्कत हो रही है और फाइल्स घिस रही है। परमिशन लेने में टाइम लग रहा है और ब्यूरोक्रेसी से डील करना मुश्किल हो गया और इसी कारण से कंपनीज यहाँ से परेशान होकर बाहर जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे चीजें ज्यादा महंगी पड़ती है। यहाँ पे काम करना दूसरे स्टेट्स के मुकाबले महंगा है। हो सकता है कि टैक्सेस ज्यादा है या डेली काम करने का जो खर्चा है वो ज्यादा पड़ रहा है। अब देखिए, किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट बनाना है तो वो नेचुरली चीपर जगह को प्रीफर करेगी। इसका तीसरा पॉइंट है काम पे बेटर कंट्रोल चाहिए। कंपनीज को लगता है कि वेस्ट बंगाल में उन्हें अपने काम का प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिलता है और अगर मैनेजमेंट ही स्मूथ नहीं होगा तो कौन रिस्क लेना चाहेगा। चौथा पॉइंट है कन्वीनियंस का मामला। इसका मतलब है कि दूसरी जगह कंपनीज को अपने काम ज्यादा आसानी से करने को मिलता है, चाहे रिसोर्सेज हो, सप्लायर्स हो या मार्केट की प्रॉक्सिमिटी। बंगाल में ये सब चीजें चैलेंजेस लग रही हैं और इसलिए कंपनीज बाहर जा रहे हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पुअर है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक फैसिलिटीज काफी जगह पर ठीक से डेवलप नहीं है। अगर एक कंपनी को अपना माल ट्रांसपोर्ट करने में या काम चलाने में दिक्कत हो रहा है तो वो नेचुरली अच्छी फैसिलिटीज वाली स्टेट को प्रीफर करेंगी। छठा पॉइंट है सरकारी फैसिलिटीज की कमी होना। बंगाल में 1996 के बाद से कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनी है, मतलब कि सरकार से एक क्लियर प्लान का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और इन पॉलिसीज के बिना जो कंपनीज का ग्रोथ है वो कैसे होगा। जो सातवां पॉइंट है वो है लेबर प्रॉब्लम। पहले से वेस्ट बंगाल में काफी स्ट्राइक्स और लेबर रिलेटेड इश्यूज होते आए हैं और शायद आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी कंपनीज को अभी भी ये पास्ट का बैगेज फील होता है। आठवां पॉइंट है इकोनॉमिक डिक्लाइन। वेस्ट बंगाल की जीडीपी का नेशनल शेयर 1960 में 10.5% था और अब 2023-24 में सिर्फ 5.6% है। मतलब ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी डाउन जा रही है और लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो बेसिकली कंपनीज को वेस्ट बंगाल में काम करना आसान या फिर प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पॉलिसीज क्लियर नहीं है और खर्च ज्यादा है और दूसरी जगह जाकर उन्हें बेटर कंडीशंस मिल रही है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ से वेस्ट बंगाल से शिफ्ट कर रहे हैं। मैं 100% कह सकता हूँ कि लेट रतन टाटा सर को कौन नहीं जानता होगा। हम सभी लोग उन्हें मिस भी करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है वो आज तक किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर पाया। लेकिन रतन टाटा सर के आंखों में भी ममता बनर्जी के कारण आंसू आ गए थे तब जब उन्हें अपने टाटा की फैक्ट्री को वेस्ट बंगाल से हटाना पड़ा था। ये बात करीबन 2006 की है जब रतन टाटा ने एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, टाटा नैनो, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, वो भी सिर्फ 1 लाख की। और उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और उन्होंने सिंगुर, जो कि एक रूरल एरिया है, उसको फैक्ट्री के लिए चूज किया था। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलना था, नए जॉब्स मिलने थे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आनी थी। सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा था और 2008 में पहली कार निकलने की उम्मीद थी। लेकिन ये सब आसान नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ की जमीन एक्वायर की थी और यही जमीन आगे जाकर रीजन बनती है कि टाटा को वेस्ट बंगाल से बाहर निकलना पड़ता है। और इसी जमीन के कारण लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ममता बनर्जी जो अपोजिशन की लीडर, उन्होंने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के बीच में ममता बनर्जी ने हंगर स्ट्राइक्स की और फैक्ट्री के साइड के पास उन्होंने चावल भी उगाए थे। ममता बनर्जी ने यह कहा कि जमीन का फोर्सिबल एक्विजिशन हो रहा है और जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए सिचुएशन काफी टेंस होती गई और 2008 के अगस्त तक फैक्ट्री का काम 85% कंप्लीट हो गया था। पर टाटा मोटर्स को वार्निंग देना पड़ा कि अगर वायलेंस चालू रहा तो वो लोग सिंगूर से चले जाएंगे। फिर अक्टूबर 2008 में दुर्गा पूजा के टाइम रतन टाटा ने अपना एक्सट्रीमली पेनफुल डिसीजन लिया और सिंगूर से निकलने का फैसला किया। टाटा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ममता बनर्जी ने ट्रिगर पुल किया है, मतलब उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
ये डिसीजन वेस्ट बंगाल के लिए शॉक था और टाटा का ओपन लेटर स्टेट के लोगों से पूछा गया था कि क्या तुम इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हो या फिर डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब एक तरफ वेस्ट बंगाल को इस लॉस का शॉक लगा, लेकिन गुजरात ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिंपल एसएमएस भेजा, वेलकम, और टाटा मोटर्स ने गुजरात के सनंद में अपनी फैक्ट्री रीलोकेट कर ली। सिंगूर का ये इंसिडेंट ममता बनर्जी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, जिससे कि उन्हें रूरल वोटर्स का सपोर्ट मिल गया और इसने उन्हें 2011 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार को हराकर पावर मिला दिया। अब ममता बनर्जी तो पावर में आ गए, लेकिन इसका खामियाजा आज भी वेस्ट बंगाल भुगत रहा है। सिंगूर की फैक्ट्री को बाद में हटा दिया गया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो जमीन वापस से जिन लोगों की जमीन थी उनको दे दी गई। पर टाटा मोटर्स का जाना वेस्ट बंगाल के लिए एक बड़ा लॉस था, क्योंकि इसने स्टेट के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक दिया और जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स थे उनको भी डिस्करेज किया। अब टाटा ग्रुप जैसे इतनी बड़ी कंपनीज अगर वेस्ट बंगाल से बाहर जा रही है इन सभी प्रोटेस्ट के कारण, पॉलिटिकल चीजों के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी की कंपनीज होंगी वो भी वेस्ट बंगाल में अपना इंडस्ट्री सेटअप करने से, अपना फैक्ट्री सेटअप करने से पहले 10 बार सोचेंगी। और इसका नतीजा आप अभी वेस्ट बंगाल में देख भी रहे हो। और सिंगूर का ये केस हमेशा याद दिलाएगा कि डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोजेक्ट की वजह से किस तरीके से स्टेट की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर बदल सकती है, ये सब कुछ हमने विटनेस किया। ममता बनर्जी के टेन्योर में वेस्ट बंगाल कुछ खास कर नहीं पा रही है और ऊपर से लॉस अलग से हो रहे हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसको उनके गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, और शरिया कोर्ट जैसी चीजें लगातार देखने के लिए मिलती आ रही है। इंडिया अलायंस के साथ जनरल इलेक्शंस में ममता बनर्जी ने खूब नारा लगाया था कि हम लोग डेमोक्रेसी बचाने आए हैं, लेकिन खुद की स्टेट ये नहीं बचा पा रही है कि खुद की डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वेस्ट बंगाल से आईटी कंपनीज भी निकल जाएंगी और वेस्ट बंगाल खाली पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक बेहतर लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में ना सोचे बल्कि स्टेट और लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे। और अगर आप इंडिया अलायंस के बाकी के स्टेट की हालत देखोगे तो वो भी कुछ वैसी ही है। कांग्रेस जिस स्टेट में रूल करती है वहां बैंकरप्सी जैसे हालात हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटका और अब तेलंगाना भी। तो स्टेट के नेताओं को सही से चुने, वरना स्टेट अर्थ से फर्श पर आ सकता है, और इसका लाइव एग्जांपल आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है। अगर आप लोगों में से कोई वेस्ट बंगाल से है तो वहां के हालातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।